बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ बातें आपसे डिस्कस करना चाहता हूँ। तो हमारा जो लेक्चर है वो डेली जूम पे 10 PM पे हुआ करेगा। ठीक है, इसमें होगा ये कि लाइव क्लास हुआ करेगी। और जब क्लास हो रही होगी, ड्यूरिंग द क्लास आपने अपना वीडियो कैमरा और माइक अपना ऑफ रखना है। और आपसे कोई भी ड्यूरिंग द क्लास कोई भी चीज़ पूछी जाएगी तो वो आपने चैट बॉक्स के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैसेज बताना है कि आपको आवाज़ आ रही है या कोई भी आपका क्वेश्चन हो। जब हमारा लेक्चर डिलीवर हो जाएगा उसके बाद इंशाल्लाह जो है वो आप अपना माइक अनम्यूट करके जो आपके क्वेश्चन होंगे वो आप पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको लेक्चर के एंड में टाइम दिया जाएगा। ड्यूरिंग द लेक्चर अगर आपकी कोई भी क्वेरी होगी तो वो आपने चैट बॉक्स में बतानी है, क्योंकि ये लेक्चर रिकॉर्ड हो रहा होता है फ्यूचर में बाकी स्टूडेंट्स के यूज़ के लिए। और दूसरा ये कि हम इंशाल्लाह जनरल सर्जरी के सारे टॉपिक्स डिटेल में कवर करेंगे। और सबसे पहले जो है ना हम उन टॉपिक्स को करेंगे जो कि हाई यील्ड हैं, यानी कि जिनमें से एमसीक्यूज मैक्सिमम आते हैं। और हमारे पास जिनमें से एमसीक्यूज मैक्सिमम आते हैं, एससीक्यू मैक्सिमम आते हैं, उन लेक्चर्स को हम जो है ना वो पहले उन टॉपिक्स को कवर करेंगे, उसके बाद हम लीस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कवर करेंगे। और जो हमारे लेक्चर के सोर्सेज होंगे उसमें हम बेले एंड लव, डोगर सर्जरी, प्रेप लेटर के नोट्स, उसके अलावा बीआरएस और कैप्लान सर्जरी की बुक जो है, इन सब से जो है ना वो क्रस जो चीज़ों का होगा वो स्लाइड में ऐड किया होगा। तो अगर आप कोई भी बुक नहीं करना चाहते, आप जस्ट स्लाइड्स कर लें तो इंशाल्लाह आपकी सारी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। सारी चीज़ें जो है ना वो स्लाइड में आपको एडिट मिलेंगी। और आपके जीमेल के ऊपर आज मैं शेयर भी कर दूंगा, जिन स्टूडेंट्स ने मुझे अपना जीमेल शेयर किया था, आपको एक फोल्डर शेयर हो जाएगा जनरल सर्जरी का। उसमें डेली का वीडियो लेक्चर और डेली की जो स्लाइड्स होंगी वो अपलोड हो जाएगा। और इंशाल्लाह जैसे ही हमारे 5 लेक्चर्स हो जाएंगे, हर वीक हमारा जो है ना वो टेस्ट हुआ करेगा। यानी कि इस वीक में जो हम टॉपिक्स कवर कर लेंगे उनका जो है ना वो आपका टेस्ट होगा। टेस्ट में आपके एससीक्यू भी होंगे और एमसीक्यू भी होंगे। एमसीक्यूज आप लिंक के थ्रू अटेम्प्ट करेंगे और जो एससीक्यू होंगे वो आप जो है ना वो शीट पे लिख के मुझे पीडीएफ जो है ना वो सेंड कर दिया करेंगे। तो ये हमारा इंशाल्लाह रूटीन होगी। और इसके अलावा अगर आपको कोई भी चीज़ नहीं समझ आएगी आप मुझे ड्यूरिंग क्लास पे पूछ सकते हैं। आप मुझे व्हाट्सएप पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आपने कोशिश करनी है कि जो डेली का हमारा लेक्चर हो वो डेली की डेली आपने साथ साथ करना है। क्योंकि आप 40 मिनट्स या 50 मिनट्स का हमारा लेक्चर होगा डेली, और 40 to 50 मिनट्स का लेक्चर लें आप डेली। उसके बाद मिनिमम आप जो है ना वो 20 to 30 मिनट्स दें और आपका लेक्चर जो है ना वो प्रिपेयर हो जाएगा। क्योंकि ये जनरल सर्जरी है ना, ये बहुत ही वोलेटाइल है और बहुत ड्राई सब्जेक्ट है। जो हमारे पास स्पेशल सर्जरी है वो फिर भी कुछ इजी है, उसमें चीज़ें जो है ना वो बंदे को रिटेन रह जाती हैं। लेकिन जो जनरल सर्जरी है ना वो बंदे को जल्दी भूल जाती है और चीज़ों की समझ भी नहीं आती। और पेपर भी जो है ना हमारे पास सर्जरी में जनरल सर्जरी का ही जो है ना वो टफ आता है और आउट ऑफ द वे उन्होंने चीज़ें पूछी होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, एमसीक्यू आया था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट कॉमन अमाइनो एसिड फाउंड इन द बॉडी। अब ये जनरल सर्जरी में एमसीक्यू आया था। इस तरह के एमसीक्यू आपको काफी एमसीक्यू आ जाते हैं जो कि आपने कहीं पढ़े नहीं होते या आपको कॉन्सेप्ट नहीं होता उन चीजों का। तो इसलिए जनरल सर्जरी को आप अच्छा प्रिपेयर करें। जो स्पेशल सर्जरी है वो जो है ना वो इजी है, उसमें से जीआईटी से मैक्सिमम पेपर आता है। तो जीआईटी में से 5 to 6 एससीक्यू आ जाते हैं, तो वो अगर आप जीआईटी अच्छे से कर लें आपकी वो चीज़ अच्छी कवर हो जाती है। लेकिन जनरल सर्जरी का पेपर थोड़ा टफ आता है, एससीक्यू भी और एमसीक्यू भी। तो हम इंशाल्लाह कोशिश करेंगे कि सारे एस्पेक्ट्स को कवर करें और जो वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं उनको भी कवर करें। तो चलें हम इंशाल्लाह अपना लेक्चर अभी स्टार्ट करते हैं। जी, आपको स्क्रीन शो हो रही है? काइंडली बताएं मुझे चैट बॉक्स में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बी ज़िदना। इन द टुडे लेक्चर वी विल डिस्कस अबाउट बर्न्स। हम क्या देखेंगे आज के लेक्चर में? बर्न्स। बर्न्स की हम टाइप्स देखेंगे, उसकी क्लासिफिकेशन देखेंगे। उसमें हम देखेंगे कि जो बॉडी सरफेस एरिया इफेक्ट हो रहा है ड्यू टू बर्न, उसका एरिया किस तरह कैलकुलेट करते हैं। ड्यूरिंग द बर्न जो हम फ्लूइड मिनीटर करते हैं या फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं वो किस तरह किन फार्मूलों से करेंगे। बर्न की मैनेजमेंट क्या है, इसकी कॉम्प्लिकेशंस क्या है, तो ये सारी चीज़ें हम डिटेल में देखेंगे। उसके अलावा स्लाइड
जब आपके पास आएगी तो कुछ स्लाइड्स ऐसी होंगी, उनके साइड पे जो है ना एक टैग होगा SCQ का। तो वो उन स्लाइड में मैंने टैग ऐड किया है जो कि SCQ के लिए इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो जब आप अपने नोट से रिवाइज कर रहे हो जो, तो वो स्लाइड्स जिनके ऊपर SCQ का टैग लगा होगा उनको आपने जो है ना वो ज्यादा तवज्जो से और अच्छा प्रिपेयर करना है। बाकी जो MCQ वाली चीजें होंगी वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगा। चलो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि बर्न हमारे पास होता क्या है। बर्न हमारे पास बेसिकली टिश्यू की इंजरी होती है ड्यू टू एनी हीट। अब वो हीट जो है ना वो थर्मल हीट भी हो सकती है, वो हमारे पास जो है ना वो इलेक्ट्रिक शॉक की फॉर्म में भी हीट हो सकती है, वो फ्लेम भी हो सकता है, वो कोई केमिकल की वजह से भी हो सकती है। तो इसमें से आपने जो मेन चीज याद रखनी है, बर्न के अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। दिस इज MCQ। बर्न के अंदर कोआगुलेटिव नेक्रोसिस होती है। नेक्स्ट, अब एक बंदा है उसकी बॉडी पे बर्न हो गया, उस बर्न के इफेक्ट्स क्या आएंगे। दीज आर द वाइवा क्वेश्चन। वाइवा में आपसे पूछ सकते हैं कि एक बंदा है उसको बर्न हो गया, फॉर एग्जाम्पल आपको सर्जरी में वार्ड के अंदर लॉन्ग केस आपका बर्न का पेशेंट आ गया, तो आपसे पूछेंगे व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ बर्न ऑन आवर बॉडी। तो इन इफेक्ट्स को हमने 3 पार्ट्स में जो है ना वो डिवाइड कर लिया। लोकल इफेक्ट्स, रीजनल इफेक्ट्स, और इसी तरह हमने सिस्टेमिक इफेक्ट। अब जो लोकल इफेक्ट्स होंगे, लोकल इफेक्ट कहाँ पे आएंगे। फॉर एग्जाम्पल एक जो है ना वो हाउस वाइफ थी, वो किचन के अंदर कुकिंग कर रही थी, तो उसके हैंड के ऊपर जो है ना वो गर्म पानी गिर गया। अब जब उसके हैंड के ऊपर गर्म पानी गिरा है तो उसके लोकल इफेक्ट्स देखेंगे कि उसके हैंड के ऊपर क्या इफेक्ट्स आएंगे। उधर आपको पता है कि जब भी बर्न होता है उसकी वजह से हमारे पास टिश्यू डैमेज होता है, तो स्किन डैमेज हो सकती है, उधर इन्फ्लेमेशन हो सकती है। उसके अलावा उधर ब्लिस्टर्स बन सकते हैं। और उसके अलावा क्या होगा, जब ब्लिस्टर्स बनते हैं तो बॉडी से फ्लूइड लीक होता है, तो वेसल से फ्लूइड जो है ना वो सर्कुलेशन से लीक होके बाहर आ सकता है। तो ये हमारे पास लोकल इफेक्ट है। इसी तरह रीजनल इफेक्ट्स क्या होंगे। अब रीजनल इफेक्ट्स ये हो सकते हैं कि एक फॉर एग्जांपल एक जगह पे आग लगी और एक आदमी की जो है ना वो लिम्फ जो है ना वो कट गई ड्यू टू बर्न। अब क्या हो सकता है कि लिम्फ सर्कुलेशन जो है ना वो इफेक्ट हो गई है। लिम्फ पूरी जब कट गई है तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, लिम्फ सर्कुलेशन होगी। तो इट मीन्स के सर्कुलेशन इम्पेयर्ड हो सकती है और उसकी वजह से क्या हो सकता है, हाइपोवोलेमिक शॉक में जा सकता है। तो ये हमारे पास रीजनल इफेक्ट है सर्कुलेशन पे। अब सिस्टेमिक रीजनल इफेक्ट दूसरा रेस्पिरेशन पे आता है। फॉर एग्जाम्पल एक बंदा था, उसके रूम के अंदर जो है ना वो आग लगी। जब रूम के अंदर आग लगी तो उधर डिफरेंट जो हमारे पास स्मोक होगा, फ्लेम्स होंगे, तो अगर वो उन फ्लेम्स को जो है ना वो इंजस्ट कर लेता है तो उससे हमारे पास क्या होगा, जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो डैमेज हो जाएगा, या रेस्पिरेटरी एयरवे ब्लॉक हो सकता है। तो एज ए रिजल्ट रेस्पिरेटरी एपिथेलियम जो है ना वो डैमेज हो जाएगी। तो इन सारी चीजों को हम क्या कहेंगे, रीजनल इफेक्ट्स ऑन रेस्पिरेशन। अब देखते हैं कि व्हाट आर द सिस्टेमिक इफेक्ट्स। सिस्टेमिक इफेक्ट्स क्या है हमारी बॉडी पे बर्न के। सिस्टेमिक इफेक्ट्स में सबसे पहले सर्कुलेशन। सर्कुलेशन आपको पता है कि जब भी बर्न होंगे उसके अंदर क्या होता है, प्लाज्मा बॉडी से रिमूव होता है। अब आपने भी देखा होगा, अगर आपके माइनर बर्न हुआ हो आपकी बॉडी पे, वो ऑलमोस्ट सबके ही हुआ होता है कि उधर जो है ना वो ब्लिस्टर बन जाते हैं, और उन ब्लिस्टर्स के अंदर क्या होता है, फ्लूइड होता है। तो इट मीन कि बॉडी से प्लाज्मा कम हो रहा है। इसी तरह अगर सवेयर बॉडी पे बर्न हो तो प्लाज्मा जो है ना वो बॉडी से रिमूव होगा। जब प्लाज्मा रिमूव होगा एज ए रिजल्ट ब्लड वॉल्यूम कम हो जाएगा। जब ब्लड वॉल्यूम कम होगा एज ए रिजल्ट इट लीड्स टू हाइपोवोलीमिया। और अगर वो स्वेयर हो तो इट लीड टू हाइपोवोलीमिक शॉक। इसी तरह हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल। अब आपने पढ़ा होगा कि ड्यू टू बर्न जो होता है ना हमारे पास, आपको पता है कि बॉडी को स्ट्रेस मिल रहा है, और जब भी हमारी बॉडी स्ट्रेस की कंडीशन में जाती है तो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है। जब सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिव होता है इट लीड्स टू GIT, जो मोटिलिटी है वो डिक्रीज हो जाती है। जब GIT मोटिलिटी डिक्रीज हो जाएगी तो एज ए रिजल्ट गट से जो एब्जॉर्प्शन है डिफरेंट फूड की, न्यूट्रिएंट्स की, वो जो है ना वो कम हो जाएगी। उसके अलावा क्या होगा, स्टमक म्यूकोजा की अल्सरेशन हो जाती है ड्यू टू स्ट्रेस। अगर स्टमक म्यूकोजा की अल्सरेशन हो तो उन अल्सर्स को हम कहते हैं कर्लिंग अल्सर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट MCQs। कर्लिंग अल्सर। कर्लिंग अल्सर कब होते हैं, ड्यू टू स्ट्रेस। अगर स्टमक का म्यूकोजा डैमेज हो तो बर्न इज आल्सो स्ट्रेस, सर्जरी इज अ स्ट्रेस। तो कोई भी स्ट्रेस की वजह से अगर अल्सर हो रहा है तो वो कौन सा होगा, कर्लिंग अल्सर होगा। इसी तरह ड्यू टू हैंड हेड इंजरी। अगर एक बंदा था उसके जो है ना वो बाइक पे जा रहा था, एक्सीडेंट हुआ और उसके हेड पे जो है ना वो ट्रॉमा हो गया। ड्यू टू हेड ट्रॉमा अगर हमारे पास
अल्सर्स बने तो उन अल्सर्स को कहते हैं कुशिंग अल्सर। तो ये आपने डिफरेंस याद रखना है। ड्यू टू बर्न्स अगर गैस्ट्रिक म्यूकोजा पे अल्सर बने तो उनको कहते हैं कर्लिंग अल्सर। अगर ड्यू टू हेड हेड इंजरी अल्सर बने तो उनको कहते हैं कुशिंग अल्सर। तो ये एमसीक्यूज में चीजें पूछी जाती हैं आपसे। नेक्स्ट हमारे पास मेटाबॉलिक रेट। अब देखें बॉडी में क्या हो रहा है कि माल न्यूट्रिशन हो रही है, जीएटी मोटिलिटी कम हो गई है, एक तो एब्जॉर्प्शन नहीं हो रही, दूसरा बॉडी को स्ट्रेस मिला है, डिफरेंट टिश्यूज डैमेज हुए हैं। जब डिफरेंट टिश्यू डैमेज हुए हैं तो बॉडी की जो न्यूट्रिएंट्स की नीड है वो इंक्रीज हो गई है। तो एज ए रिजल्ट हमारे पास क्या हुआ, बॉडी का मेटाबॉलिक रेट जो है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। अब यहां तक मुझे बताएं, आपको सारी चीजें क्लियर है? मेरी स्पीड ज्यादा तेज तो नहीं है, आपने साथ साथ बता देना अगर आपको लगे कि मेरी स्पीड ज्यादा तेज है तो मैं थोड़ा स्लो पढ़ा दूंगा इंशाल्लाह। काइंडली जो भी लेक्चर ले रहे हैं सब आप ना चैट बॉक्स में बताया करेंगे ऑल क्लियर या नहीं क्लियर। अगर कोई चीज नहीं समझ आई तो बताएंगे आप, इंशाल्लाह मैं दोबारा रिपीट कर दूंगा। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अगर एक बंदे की, फॉर एग्जांपल ये उसकी समझ लें आप, ये फिंगर की स्किन है, ये फिंगर थी एक, उसके ऊपर क्या हो गया, बर्न हो गया। अब बर्न जो है वो, बर्न के एरिया को हम किस तरह देखते हैं? अब सबसे पहले तो आपको स्किन की लेयर्स का पता होना चाहिए कि सबसे ऊपर वाली जो होती है वो हमारे पास एपिडर्मिस होती है, उसके नीचे क्या होती है, डर्मिस होती है, देन हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है। अब यहाँ पे हमारे पास डैमेज हुआ, अब जो डैमेज होगा उसके मिड में बिल्कुल आपको क्या मिलेगा, जोन ऑफ कोएगुलेशन, यानी कि उधर कोएगुलेशन हुई होगी। कौन सी कोएगुलेशन हुई होगी, ये अभी मैंने आपको पीछे बताया। जो हमारे पास जोन ऑफ कोagulation है उसके साथ बिल्कुल ब्लड की स्टेसिस हुई होगी, तो उसको हमने लेबल कर दिया जोन ऑफ स्टेसिस। इसी तरह अब आपको पता है कि जहां भी इंफ्लेमेशन होती है तो इंफ्लेमेशन के अंदर हमारे पास क्या होता है, हाइपरीमिया होता है। तो जहां ब्लड की स्टेसिस होगी उसके साथ ही आपको जोन ऑफ हाइपरीमिया मिलेगा। तो ये जोन जो है ना ये मोस्टली एमसीक्यूज में पूछे जाते हैं आपसे। अब इनकी डिटेल हम देख लेते हैं। जो जोन ऑफ कोagulation होगा उसके अंदर क्या होगी, नेक्रोसिस होगी। कौन सी, कोagulative नेक्रोसिस। दिस इज अ एमसीक्यू पॉइंट। अब जब कोagulation नेक्रोसिस होगी इट मीन कि टिश्यू जो उधर है ना उसकी डेथ हो गई है, तो इट इज इरिवर्सिबल डैमेज। इसको, ये रिवर्सिबल डैमेज नहीं है, ये इरिवर्सिबल डैमेज है। इसी तरह जो जोन ऑफ स्टेसिस होगी वो कहाँ पे होगी, जो अभी हमने देखा दरमियान में कोagulation हुई उसके अराउंड हमारे पास जोन ऑफ स्टेसिस होगी, यानी कि उधर ब्लड की स्पेसिस हो जाएगी। वो क्यों होगी, कि वो जो एरिया डैमेज हुआ है उसकी जो ब्लड सप्लाई थी वो कंप्रोमाइज हो रही है, तो ब्लड इधर जो है ना वो स्टेसिस हो जाएगी ब्लड की। अब जैसे ब्लड की स्टेसिस हुई, उन जो एरिया डैमेज हुआ उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिली। जब उसको ब्लड सप्लाई नहीं मिली तो क्या होगा कि वो टिश्यू की डेथ स्टार्ट हो जाएगी, और बॉडी क्या करेगी, वेजोडाइलेशन करवाएगी, कंपनसेटरी रिस्पॉन्स। जब बॉडी की वेजोडाइलेशन होगी तो एज ए रिजल्ट उधर क्या हो जाएगा, हाइपरीमिया हो जाएगा। तो ये जोन होगा हमारे पास, जोन ऑफ हाइपरीमिया। तो और इधर जो एमसीक्यू आता है वो ये आता है कि हीलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। अब आपने भी देखा होगा कि आपके अगर कोई बॉडी पे कोई भी वूंड बनता है तो उस वूंड के जो कॉर्नर्स होते हैं ना उधर से जो है ना वो हीलिंग स्टार्ट होती है। तो हीलिंग इन केस ऑफ बर्न कहाँ से स्टार्ट होगी, जोन ऑफ हाइपरीमिया से स्टार्ट होती है। अब ये हमारे पास जोन ऑफ हाइपरीमिया था, तो यहाँ से इनवर्ड हमारे पास जो है ना वो हीलिंग स्टार्ट होगी। दिस इज एमसीक्यू पॉइंट, कि हीलिंग कहाँ से स्टार्ट होती है। हीलिंग इन केस ऑफ बर्न स्टार्ट्स फ्रॉम जोन ऑफ हाइपरीमिया, ये बात आपने याद रखनी है। अब जो हमारे पास किसी बंदे को अगर बर्न हो जाता है तो उस बर्न के जो वूंड है ना उसको जो आपने कूल करना है वो किस पानी से कूल करना है, ऐसे पानी से कूल करना है जिसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 15 डिग्री सेंटीग्रेड हो। इससे कम वाले से नहीं करना। क्यों नहीं करना, आपको पता है कि अगर ज्यादा कोल्ड वाटर से आप उसको वॉश करेंगे तो एज ए रिजल्ट क्या होगा, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी। जब वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी तो उन टिश्यूज की ब्लड सप्लाई और ज्यादा कंप्रोमाइज हो जाएगी, तो एज ए रिजल्ट नेक्रोसिस ज्यादा होगी। तो 15 डिग्री सेंटीग्रेड इज द आइडियल टेम्परेचर फॉर द वाटर यूज फॉर कूलिंग ऑफ बर्न वॉर्म। तो ये भी एमसीक्यूज पॉइंट है, ये भी आपने याद रखना। तो ये जो एमसीक्यूज पॉइंट्स आपको बताए जा रहे हैं इनको आप साथ साथ नोट करते जाएं। अब दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू, व्हाट इज द क्लासिफिकेशन ऑफ बर्न बेस्ड ऑन डेप्थ। अब हमने डिस्कस किया
कि हमारे पास जो स्किन होती है उसकी ऑर्गेनाइजेशन किस तरह होती है बॉडी में। सबसे ऊपर एपिडर्मिस होती है, उससे नीचे डर्मिस होती है, देन हमारे पास सबक्यूटेनियस टिश्यू या फैट जिसको हम कहते हैं वो होती है, और उससे नीचे हमारे पास मसल्स होते हैं, और ये हमारे पास जो है ना वो हेयर है ऑन द स्किन। अब अगर सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मिस डैमेज हो रही है तो इसको हम लेबल करेंगे फर्स्ट डिग्री बर्न। अगर एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों डैमेज हो रही हैं उसको हम लेबल करेंगे सेकंड डिग्री बर्न। अगर एपिडर्मिस डर्मिस अलोंग विद सबक्यूटेनियस टिश्यू डैमेज हो रहा है तो वी लेबल इट एज थर्ड डिग्री बर्न। अगर हमारे पास एपिडर्मिस डर्मिस फैट और मसल चारों चीजें जा रही हैं तो उसको हम लेबल करेंगे फोर्थ डिग्री बर्न। तो फोर्थ डिग्री बर्न के अंदर ये सारी चीजें चली जाएंगी और नीचे से आपको बोन नजर आने लग जाएगी। तो दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट। एमसीक्यूज के अंदर वो आपको एक बड़ा सा सिनेरियो देते हैं और नीचे बताते हैं कि उस बंदे की जो है ना आपको बोन टिबिया फिब्यूला कोई भी बोन वो दे सकते हैं कि वो नजर आने लग गई है नेक डाई से। तो वो कौन सा बर्न होगा जिसके अंदर मसल भी चले गए, वो कौन सा होगा फोर्थ डिग्री बर्न। नीचे ऑप्शन में उसने ये चारों ऑप्शन दिए होंगे व्हाट डिग्री ऑफ बर्न इट इज। तो जिसमें मसल चले जाए नीचे बोन नजर आने लग जाए वो फोर्थ डिग्री बर्न होगा। तो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू, बर्न क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन डेप्थ ऑफ बर्न। अब देखते हैं फर्स्ट डिग्री बर्न में क्या होगा। एपिडर्मल बर्न, सिर्फ और सिर्फ एपिडर्मस डैमेज हो। और यही जो एपिडर्मस वाले बर्न्स होते हैं ना ये मोस्टली पेनफुल होते हैं। क्यों पेनफुल होते हैं? क्योंकि एपिडर्मस के अंदर नर्व सप्लाई नहीं होती, नीचे डर्मिस के अंदर होती है। तो नर्व सप्लाई जो है ना वो नहीं डैमेज होती। तो एपिडर्मस के जो बर्न्स होते हैं ना वो स्वेयर पेनफुल होते हैं और इनके अंदर कोई ब्लिस्टर फॉर्मेशन नहीं होती। और जो हीलिंग है वो विद आउट स्कार होती है। तो जो एपिडर्मल के बर्न है उनके अंदर स्कार नहीं बनता और हीलिंग अकर विद इन 5 to 10 days। दीज ऑल आर एमसीक्यू पॉइंट। नेक्स्ट आ गया जो हमारे पास सेकंड डिग्री बर्न था, जिसको हमने कहा था कि हमारे पास एपिडर्मिस और डर्मिस दोनों जा रहे थे। उसको जो है ना हमने दो में डिवाइड कर दिया। दो में डिवाइड किस तरह किया? अब जो हमारे पास सेकंड डिग्री बर्न था उसके अंदर एपिडर्मिस प्लस डर्मिस जा रही थी। अब जो डर्मिस है ना इसके आगे दो पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक हमारे पास होता है पेपिलरी और दूसरा हमारे पास होता है रेटिकुलर। अगर हमारे पास एपिडर्मिस प्लस डर्मिस का पेपिलरी पार्ट जा रहा है तो इसको हम कहते हैं सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न। अगर एपिडर्मिस प्लस रेटिकुलर डर्मिस हमारे पास जा रहा है डैमेज हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? डीप पार्शियल थिकनेस बर्न। तो ये एमसीक्यू में पूछा जाता है आपसे। अब जो सुपरफिशियल पार्शियल थिकनेस बर्न है उसके अंदर भी ब्लिस्टर्स बनते हैं और वो पेनफुल होते हैं। लेकिन जो हमारे पास डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है उनके अंदर जो है ना ब्लिस्टर्स भी नहीं बनते और पेन भी नहीं होती। क्यों? क्यों पेन इसलिए नहीं होती क्योंकि नर्व फाइबर जो होते हैं ना वो रेटिकुलर डर्मस के अंदर होते हैं, तो वो डैमेज हो जाएंगे तो पेन सेंसेशन भी नहीं जाएंगे। तो इसी तरह जो हमारे पास हीलिंग है वो 7 to 14 days में होती है इन केस ऑफ सुपरफिशियल पार्शियल बर्न। और जो हमारे पास डीप पार्शियल थिकनेस बर्न है उसके अंदर 3 to 9 weeks के अंदर होती है। नेक्स्ट हमारे पास आ गया थर्ड डिग्री बर्न। थर्ड डिग्री बर्न इज फुल थिकनेस बर्न जिसके अंदर तीन चीजें जा रही थी, एपिडर्मिस डर्मस और सबक्यूटेनियस फैट। और इसके अंदर क्या होता है कि मोस्टली जो है ना वो ब्लैक कलर की लेदरी सर्कमफ्रेंशियल जो है ना वो लेदर टाइप स्किन जो है ना वो अरेंज हो जाती है, उसको हम कहते हैं स्कार। स्कार फॉर्मेशन हो जाती है। तो इसके अंदर भी कोई पेन नहीं होती, कोई ब्लिस्टर नहीं बनता, नो पिन प्रिक सेंसेशन। कि नर्व की जो इतनी ज्यादा डैमेज हो जाती है कि अगर उसको बंदे को पिन आप उस जगह पे प्रिक करे ना तो उसकी सेंसेशन भी नहीं जाती। तो ये बात आपने याद रखनी है। और इस बर्न के अंदर थर्ड डिग्री बर्न के अंदर मैक्सिमम चांसेस होते हैं कि कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाए। कॉन्ट्रैक्चर्स क्या होते हैं कि मसल की कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है और वो डैमेज हो जाते हैं, मसल दोबारा रिलैक्स नहीं कर पाते। तो थर्ड डिग्री बर्न्स के अंदर मोस्टली जो हीलिंग होती है वो कॉन्ट्रैक्चर्स बन जाते हैं। तो जब आगे मैं आपको कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न डिस्कस करवाऊंगा तो उसमें हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्चर इज आल्सो अ कॉम्प्लिकेशन ऑफ बर्न। अगर कॉन्ट्रैक्चर को प्रिवेंट करना है थर्ड डिग्री के अंदर तो थर्ड डिग्री बर्न्स के अंदर आपको जो है ना वो स्किन ग्राफ्टिंग करनी पड़ती है।
अब जो फोर्थ डिग्री बर्न होते हैं उसके अंदर जो है ना हमारे पास स्किन जाती है और अंडरलाइंग स्ट्रक्चर जाते हैं। अब अगर मसल्स चले गए हैं तो फिर भी फोर्थ डिग्री है, अगर बोन चली गई है फिर भी फोर्थ डिग्री है। ये बात आपने याद रखनी है। अब ये ऐसी की बात है कि डेप्थ ऑफ बर्न को जो है ना वो आप किस तरह असेस करते हैं। अभी हमने देखा ना कि हमने बर्न को क्लासिफाई किया था ऑन द बेसिस ऑफ देयर डेप्थ। तो ऐसी की बात है कि असेसमेंट ऑफ डेप्थ ऑफ बर्न किस तरह आप करेंगे। सबसे पहले तो आप उसकी हिस्ट्री लेंगे। हिस्ट्री में हम क्या पूछेंगे, टेम्परेचर पूछेंगे कि कितना टेम्परेचर था जिस चीज से इसको ये हाथ जला है, कितना टाइम ऑफ कांटेक्ट था, बर्निंग मटेरियल क्या था। उसके अलावा जो सुपरफिशियल बर्न होंगे उसमें मैंने आपको बताया कि हमारे पास क्या होगा, पेनफुल होंगे वो। और जो डीप पार्शियल थिकनेस वाले बर्न्स होंगे उनके अंदर कोई भी सेंसेशन नहीं होगी और पेन नहीं होगी। इसी तरह जो फुल थिकनेस बर्न होंगे उनके अंदर लेदरी अपीयरेंस यानी कि स्कार फॉर्मेशन हुई होगी। ठीक हो गया, और कोई भी सेंसेशन नहीं होगी। तो इस तरह जो है ना वो हम बर्न की डेप्थ को असेस कर सकते हैं। दिस इज एमसीक्यू क्वेश्चन। व्हाट आर द causes ऑफ डेथ इन केस ऑफ बर्न। मोस्ट कॉमन एमसीक्यूज आते हैं इधर से। ये जितनी भी पिंक में चीजें लिखी हैं ये सारे ऐसे क्यों हैं। अब हम देखते हैं। अगर सिनेरियो में उसने दिया हुआ है कि एक बंदा था, उसके जो है ना रूम के अंदर आग लगी और उसकी डेथ हो गई। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ। अगर साइट ऑफ बर्न पे बंदे की डेथ हो जाए इट मींस उसको एस्फिक्सिया हो गया। ठीक हो गया। अगर अर्ली डेथ हो जाए बर्न के अंदर, उन्होंने बताया अभी एक बंदा था कल जो है ना उसका बर्न हुआ और आफ्टर बर्न 5 to 6 आवर्स के बाद उसकी डेथ हो गई। तो अर्ली डेथ जो होती है वो किसकी वजह से होती है, हाइपोवोलेमिक शॉक की वजह से होती है। अगर उन्होंने कहा है कि एक बंदा था उसकी जो है ना वो 4 से 5 दिन पहले बर्न हुआ था और उसकी डेथ होगी, लेट डेथ जो होती है वो सेप्सिस ड्यू टू इन्फेक्शन की वजह से होती है। और ओवरऑल जो डेथ होती है बर्न के अंदर मोस्ट कॉमन काज इज सेप्सिस। दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट। ये इस साल भी नम्स के अंदर प्रो 2024 के अंदर आया हुआ था कि मोस्ट कॉमन काज ऑफ डेथ इन बर्न इज सेप्सिस। अब ये भी बहुत कॉमन एमसीक्यू आता है कि एक बंदे को सेप्सिस की वजह से डेथ हो रही है, मान लिया हमने। तो व्हाट इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म। तो सूडोमोनास इज द मोस्ट कॉमन ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल फॉर सेप्सिस इन बर्न। तो ये स्लाइड जो है ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिए कितने एमसीक्यू, हर पॉइंट जो है ना वो एमसीक्यू है। अब हम देखते हैं कि एक बंदा था उसका बर्न हो गया। अब हम देखेंगे कि बर्न की जो प्रोग्नोसिस है वो किस चीज पे डिपेंड करती है। अब हम देखेंगे कि उसका बॉडी सरफेस एरिया कितना इफेक्ट हुआ है। उसके अलावा हम देखेंगे कि उसकी जो रेस्पिरेटरी पाथवे है वो तो नहीं डैमेज हुआ। डेप्थ ऑफ बर्न देखेंगे। अब अगर सुपरफिशियल बर्न हो रहा है तो वो जल्दी ठीक हो जाएगा, उसमें सिवियरिटी कम है। अगर थर्ड डिग्री फोर्थ डिग्री बर्न हो रहा है तो ऑब्वियसली वो सीवियर है, तो वो हम देखेंगे। रेस्पिरेटरी ट्री को देखेंगे। इसी तरह अगर बच्चा है तो उसके अंदर मैक्सिमम चांसेस हैं कि वो सवेयर इंजरी हो सकती है। इसी तरह अगर कोई ओल्डर इंडिविजुअल है ओवर 60 तो उसके अंदर भी जो है ना वो प्रोग्नोसिस पुअर होती है। अब दिस इज एमसीक्यूज पॉइंट कि एक बंदा है उसको जो है ना वो बर्न हुआ, तो आप कैलकुलेट किस तरह करेंगे कि मोर्टेलिटी कितने परसेंट है उस बंदे की। अब हम क्या करेंगे, फॉर एग्जाम्पल हम देखते हैं कि एक बंदा था उसकी जो है ना बॉडी जो बर्न हुई वो कितनी हुई, 20%। 20% बॉडी बर्न हुई और वो 60 उसकी एज थी। इसको हमने परसेंटेज ऑफ बर्न सरफेस एरिया प्लस एज डिवाइडेड बाय 100, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा, 0.8 आ जाएगा। यानी कि इस बंदे के अंदर 0.8%, सॉरी 0.8 मोर्टेलिटी है इसकी, कि 0.8% चांसेस है कि वो बंदे की डेथ हो सकती है। तो इस तरह बर्न के अंदर जो है ना वो बॉडी सरफेस एरिया और एज से जो है ना वो आप मोर्टेलिटी कैलकुलेट करते हैं। अब जैसे जैसे एज बढ़ेगी मोर्टेलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे, बॉडी सरफेस एरिया बढ़ेगा मोर्टेलिटी के चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे। बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट किस तरह करना है ये भी हम नेक्स्ट देखते हैं। अब एक बंदा उसको जो है ना वो बर्न हो गए, फॉर एग्जाम्पल अब हमने ये डिसाइड करना है कि उस बंदे को हर हॉस्पिटल के अंदर बर्न यूनिट बना होता है कि उस बंदे को हमने आउटडोर पे ट्रीट करना है
या उसको थोड़ी देर के लिए जो है ना वो एडमिट कर लें डिटेंशन रूम में, या फिर उसको जो है ना वो बर्न यूनिट हमने रेफर करना है। तो ये डिपेंड करता है किस चीज पे, इन पॉइंट्स पे। तो दिस इज आल्सो एसक्यू पॉइंट। व्हाट इज द क्राइटेरिया फॉर एक्यूट एडमिशन टू बर्न यूनिट? बर्न यूनिट के अंदर एडमिट करने का क्या क्राइटेरिया? तो बर्न यूनिट के अंदर एडमिट करने का क्राइटेरिया ये है, सबसे पहले हम देखेंगे कि उसका एयरवे तो नहीं सस्पेक्टेड। अगर उसने इनहलेशनल जो है ना वो फ्यूम्स चले गए हैं, फ्लेम्स उसके अंदर, माउथ के अंदर रेस्पिरेटरी म्यूकोजा डैमेज हो गया, इनहलेशनल इंजरी हो गई है, तो उसमें आप उसको रेफर करेंगे। अगर हमारे पास ऐसा बर्न है जिसके अंदर सवेयर जो है ना वो हाइपोवोलीमिया हो गया और आपको फ्लूइड रिसेसिटेशन की जरूरत है, उसके अंदर आप उसको रेफर करेंगे। इसी तरह अगर ऐसा बर्न है जिसके अंदर सर्जरी की रिक्वायर्ड है, फॉर एग्जांपल वो 4th डिग्री बर्न है, तो 4th डिग्री बर्न के अंदर आपको सर्जरी रिक्वायर्ड है, तो उसको आप रेफर करेंगे। इसी तरह हम देखेंगे कि उसकी जो बॉडी सरफेस एरिया है वो कितना परसेंट इन्वॉल्व है, अगर ज्यादा इन्वॉल्व है तो उसको करेंगे। इसी तरह ऐसे जो एक्सट्रीम्स ऑफ एज हैं, एक्सट्रीम्स ऑफ एज मीन बच्चे और बूढ़े, उन्हें हम जो है ना वो रेफर करेंगे। इसी तरह अगर हाई टेंशन इलेक्ट्रिकल बर्न्स हैं, यानी कि बहुत ज्यादा जोर से इलेक्ट्रिक करंट लगा है उसको, तो उसको हम रेफर करेंगे। तो दीज ऑल आर द पॉइंट्स विच आर कंसिडर्ड एज ए क्राइटेरिया फॉर एडमिशन टू द बर्न यूनिट। नेक्स्ट आ गया कि अब हम बॉडी सरफेस एरिया किस तरह कैलकुलेट करेंगे। फॉर एग्जांपल एक बंदा है, उसका जो है ना जस्ट हैंड जो है ना वो बर्न है, और इसी तरह एक बंदा है उसका हैंड भी बर्न है और फोर आर्म भी बर्न है, और उसकी चेस्ट पे भी जो है ना वो एरिया थोड़ा सा बर्न है। तो इस चीज को हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे कि कितने परसेंट जो है ना उसकी बॉडी का सरफेस एरिया जो है ना वो इफेक्ट हो रहा है। अब जितना ज्यादा बर्न का साइज होगा उतनी ज्यादा एक्सटेंड ऑफ इंजरी होगी। तो इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए मोस्ट कॉमनली यूज्ड रूल इज रूल ऑफ 9। तो रूल ऑफ 9 एससीक्यू में आता है, वो आपको चीजें बताएगा और नीचे पूछेगा कि कितने परसेंट बर्न हो रहा है। इसको हम अभी देखते हैं डिटेल में। अब इसको किसने दिया था? अल्फ्रेड रूसल वेलेस। तो ये साइंटिस्ट का नाम है जिसने रूल ऑफ 9 बनाया था, और रूल ऑफ 9 का दूसरा नाम है वेलेस रूल। इसको वेलेस रूल भी बाद ऑफ एमसीक्यू में वो आपसे पूछ लेते हैं। तो वेलेस रूल और रूल ऑफ 9 इक्वल चीज, एक ही चीज है। अब हम देखते हैं कि इसको किस तरह हम करते हैं। अब ये देखें, दिस इज एमसीक्यू पॉइंट। अब आपको पता होना चाहिए कि इसको हमने जो है ना वो 11 रीजन्स के अंदर इन्वॉल्व कर लिया, डिवाइड कर लिया पूरी बॉडी को, और हर रीजन का जो है ना वो 9% है। ये जितने भी इधर रीजन लिखे हुए हैं इनका 9% है। अब देखें हेड और नेक, ये देखें हेड कितना, 4.5। और इसी तरह हेड और नेक की फ्रंट साइड, ये आपको बॉडी की बैक साइड दिखाई हुई है, ये फ्रंट साइड दिखाई हुई है। ये जो है ना बैक साइड है बॉडी की, ये फ्रंट साइड है। अब बैक और फ्रंट, हेड और नेक दोनों मिला के कितना है? 9%। इसी तरह राइट आर्म, अब राइट आर्म अगर बैक से है तो वो 4.5, अगर फ्रंट से है तो 4.5। टोटल राइट आर्म कितनी होगी? 9%। इसी तरह लेफ्ट आर्म भी 9%। इसी तरह जो लोअर लिम्ब है, एक लोअर लिम्ब एक साइड पे 9% है, तो टोटल राइट आर्म कितनी हो जाएगी हमारे पास? वो राइट लेग कितनी हो जाएगी? 18%। इसी तरह लेफ्ट भी 18%। इसी तरह फ्रंट ऑफ चेस्ट 9%, बैक ऑफ चेस्ट 9%, फ्रंट ऑफ एब्डोमेन 9%, बैक ऑफ एब्डोमेन 9%। तो ये सारी चीजें 9-9% है। तो और जो हमारे पास पेरिनियम है या रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स वाला पोर्शन है वो 1% होता है। ये बात आपने याद रखनी है। अब 11 मल्टीप्लाई बाय 9 कितना हो गया? 99%। तो 1% ये जो है ना ये पेरिनियम वाला हो गया। इस तरह 100% जो है ना वो बॉडी सरफेस एरिया हमने डिवाइड किया हुआ है। अब ये देखें, अगेन आपको बताया हुआ है कि हेड एंड नेक इतना है, एंकल, राइट आर्म, इंटायर राइट आर्म कितनी है? 9% है। इंटायर लेफ्ट आर्म 9% है। अगर वो कहे सिर्फ फ्रंट ऑफ राइट आर्म इफेक्टेड है तो वो 4.5% हो जाएगा। तो इस तरह ये हमारे पास क्या है? रूल ऑफ 9 है। अब ये देखें, अब टोटल बॉडी सरफेस एरिया जो है ना हम इस तरह कैलकुलेट करते हैं। ये जो रीजन है हम देख लेते हैं कि कौन कौन से रीजन उस बंदे के इन्वॉल्व हैं। तो उन रीजन्स का जो एरिया है उसको हम सम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम एक एग्जाम्पल लेते हैं, एक बंदा है उसका हेड एंड नेक जो है ना
वो बर्न था। राइट आर्म बर्न थी। और लेफ्ट आर्म बर्न थी। और जो हमारे पास लेफ्ट लेग थी, वो सिर्फ और सिर्फ फ्रंट से जो है ना वो बर्न थी। और उसका जो हमारे पास पेनस था वो भी बर्न था। तो अब हम इसका एरिया कैलकुलेट किस तरह करेंगे। हेड एंड नेक कितना हो गया 9। लेफ्ट आर्म इंटायर जो है ना वो डैमेज है, 9 हो गया। इसी तरह राइट आर्म भी इंटायर 9 हो गया। लेफ्ट लेग सिर्फ फ्रंट से है, तो लेफ्ट लेग सिर्फ फ्रंट से कितनी थी 9 थी, 9 ही हो गया। पेरिनियम का कितना हो गया 1 हो गया। तो ये 36 और ये 37। तो ये 37% इसका टोटल बॉडी सरफेस एरिया है। तो एमसीक्यूज में आपने गौर से पढ़ना होगा कि उसने क्या चीज आपको बताई है। अगर इधर होता सिर्फ लेफ्ट फोर आर्म, फिर कितना हो जाता लेफ्ट फोर आर्म। अब लेफ्ट फोर आर्म कितना बनाएगी 4.5 बनाएगी। तो ये चीज आपने देखनी है कि उसने आपको क्या बताया है। अगर उसने सिर्फ बताया हुआ है कि फ्रंट ऑफ हेड एंड नेक, तो फिर वो 4.5 होगा। तो गौर से आपने स्टेटमेंट पढ़नी है, फिर एरिया कैलकुलेट करना है। अब इसके अलावा मोस्ट एक्यूरेट मेथड क्या हमारे पास होता है बर्न एरिया सर कैलकुलेट करने का। लुंड एंड ब्राउडर चार्ट मेथड। इस साल नम्स में ये एमसीक्यूज आया हुआ था कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट एक्यूरेट मेथड फॉर एरिया कैलकुलेशन इन चिल्ड्रन। तो चिल्ड्रन के अंदर मोस्ट एक्यूरेट इज लुंड एंड ब्राउडर चार्ट। तो ये बात आपने याद रखनी है। इसी तरह हमारे पास वर्कआउट फार्मूला एक होता है, वो भी बच्चों के अंदर जो है ना टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करने में। ये लुंड एंड ब्राउडर चार्ट मेरा ख्याल है कि डोगर में नहीं लिखा हुआ, तो ये आप देख लीजिएगा। अब एक और होता है रफ सा आइडिया। अब जो है ना वो पैची बर्न है। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा चेस्ट पे है, थोड़ा सा जो है ना वो एब्डोमेन पे है, थोड़ा सा उसकी बैक ऑफ चेस्ट पे है, थोड़ा सा उसकी फोर आर्म पे है। अब हम बर्न एरिया किस तरह कैलकुलेट करेंगे उस बंदे की अपनी पाम। तो ये आपने याद रखनी है कि एरिया ऑफ ओपन हैंड उस पेशेंट का जो पाम का जितना एरिया होगा ना वो 1% बनाएगा। तो उसको हम जो है ना अब रख के देख लेंगे, आइडिया लगा लेंगे उसके जितना हम ना पेपर कट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इतना है ना, तो इतना हम जो है ना वो पेपर पे एक निशान लगा लेंगे कि इतना उस बंदे का है एरिया ऑफ पाम। तो उसको जो बर्न होगा ना उसके ऊपर रख रख के देख लेते हैं कितने परसेंट बनाता है। तो 1 पाम अकाउंट्स फॉर 1%। तो इसको पाल्मर मेथड कहते हैं। ये किसमें करते हैं अगर मिक्स्ड डिस्ट्रीब्यूशन हो बर्न की। फॉर एग्जाम्पल बॉडी पे बर्न है लेकिन थोड़े थोड़े हिस्से इन्वॉल्व है, तो उसमें पाल्मर मेथड इज यूजफुल। जहां तक मुझे बताएं टोटल बॉडी सरफेस एरिया कैलकुलेट करना क्लियर है आपको यहाँ तक सारी चीजें। तहरीम आपको भी क्लियर है यहाँ तक। नेक्स्ट हम देखेंगे कि हाँ एक बंदा है उसका बर्न हुआ और प्लाज्मा लॉस हो गया। अब हम कैलकुलेट किस तरह करेंगे कि उस बंदे को कितने फ्लूइड की जरूरत है। तो उसके लिए जो मोस्ट कॉमनली यूज फार्मूला है वो है पार्कलैंड फार्मूला। पार्कलैंड फार्मूला इज यूज फॉर द कैलकुलेशन ऑफ फ्लूइड रिक्वायरमेंट इन अ पेशेंट ऑफ बर्न। तो पार्कलैंड फार्मूला हमारे पास क्या है, क्या कहता है। वो कहता है कि वेट ऑफ पेशेंट मल्टीप्लाई बाय टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न जितना उस बंदे का होगा, मल्टीप्लाई बाय 4 ml। और इसको जो है ना मल्टीप्लाई जब करेंगे तो हमारे पास ml के अंदर फ्लूइड आ जाएगा। और जो हमारे पास फ्लूइड आएगा उस फ्लूइड को एडमिनिस्टर किस तरह करना है। एडमिनिस्टर इस तरह करना है कि फॉर एग्जांपल उस फ्लूइड का जो हमने फ्लूइड कैलकुलेट किया वो हमारे पास आ गया 1000 ml। तो उस फ्लूइड का जो 50% होगा वो फर्स्ट 8 आवर्स में देना है आपने। फॉर एग्जाम्पल टोटल फ्लूइड आया कितना 1000 ml। हमने पार्कलैंड फार्मूला से कैलकुलेट किया, फ्लूइड आया 1000 ml। उस 1000 ml में से 50% यानी कि 500 ml हम देंगे 8 आवर्स के अंदर, फर्स्ट 8 आवर्स के अंदर। और जो बाकी 500 ml है वो हम देंगे नेक्स्ट 16 आवर्स के अंदर। तो ये फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर फ्लूइड इस तरह एडमिनिस्टर करना है।
दिस इज आल्सो अ मोस्ट इंपॉर्टेंट एससीक्यू। अब देखें नीचे एग्जांपल दी है, 70 kg पेशेंट था, 45% उसका बर्न वाउंड था, और इसको जब हमने कैलकुलेट किया तो फ्लूइड कितना आया, 12.6 लीटर। अब 12.6 का हाफ हम, यानी कि 6.3 लीटर देंगे फर्स्ट 8 आवर्स में, और बाकी जो 6.38 लीटर है वो देंगे नेक्स्ट 16 आवर्स में। तो ये हमारे पास फर्स्ट 24 आवर्स के अंदर फ्लूइड एडमिनिस्ट्रेशन है इन अ पेशेंट ऑफ बर्न। अच्छा, ये मीटिंग अगर एंड हो जाएगी तो सेम लिंक के साथ आपने अगेन ज्वाइन करना है, सेम लिंक के साथ आपने अगेन ज्वाइन करना है अगर ये मीटिंग एंड हो जाएगी तो। अब ये था हमारे पास फर्स्ट 24 आवर्स के लिए। अब पहला दिन हमने 24 घंटे का जो है ना वो गुजर गया इस फ्लूइड पे। अब नेक्स्ट डे कितना फ्लूइड देंगे, जो हमने पहले दिन कैलकुलेट किया था ना, उसका 40 to 60% जो है ना वो नेक्स्ट डे देंगे आप। ये बात भी आपने याद रखनी है, ये भी एमसीक्यू में पूछी जाती है। और इसी तरह जो बच्चे होते हैं ना, उनके अंदर ना मोडिफाइड पार्कलैंड फार्मूला होता है। तो क्योंकि बच्चों को फ्लूइड की नीड जो होती है ना वो ज्यादा होती है, तो उनके अंदर क्या होता है कि सारा वही है, 4 ml मल्टीप्लाई पेशेंट वेट मल्टीप्लाई परसेंटेज ऑफ बर्न, और साथ मेंटेनेंस फ्लूइड आ जाता है बस। बच्चों के लिए इसको हम कहते हैं मॉडिफाइड पार्कलैंड फार्मूला। तो बच्चों के अंदर मॉडिफाइड पार्कलैंड फार्मूला यूज होता है,